शाम का वक्त था। मुंबई की गलियों में रंग बिरंगी रोशनी फैल चुकी थी। सड़कों के किनारे सजी दुकानों के बोर्ड चमक रहे थे और उन रोशनी के बीच कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो हर रात एक नई कहानी की तलाश में निकलते थे। कोई खरीदने के लिए तो कोई बिकने के लिए। इन्हीं गलियों में एक छोटी सी तंग सीढ़ियों से ऊपर के कमरे में बैठी थी रिया, जिसे अब लोग मुन्नी कहकर पुकारते थे। आंखों में काजल की गहराई थी, होठों पर जबरन मुस्कान और चेहरा ऐसा जो कई रातों के दर्द को छुपाने की आदत डाल चुका था। वह आईने में खुद को देख रही थी। लिपस्टिक लगाते हुए धीरे से बुदबुदाई, कभी ये होठ दुआएं मांगते थे, अब सिर्फ सौदे तय करते हैं। इतने में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मुन्नी, क्लाइंट आया है, नीचे बुला रही है आंटी। बाहर से किसी लड़की की आवाज़ आई। रिया ने गहरी सांस ली, पाउडर का आखिरी स्ट्रोक लगाया और आईने में खुद को एक बार फिर देखा। चल रिया, आज भी मुस्कुराना है। वह उठी और सीढ़ियों से नीचे उतर गई। नीचे वही शोर शराबा, वही शराब की गंध और वही नकली हंसी ठिठोली। कमरे के कोने में बैठा एक आदमी जैसे किसी को पहचानने की कोशिश कर रहा था। रिया जैसे ही आगे बढ़ी, वह आदमी अचानक खड़ा हो गया और हैरानी से बोला, रिया। रिया ठिठक गई। उसने आंखें ऊपर उठाई। वहीं गहरी नज़रों में उसने एक चेहरा देखा जो कभी उसके घर का हिस्सा था। धीरे से उसके होठों से निकला, निहाल भैया। निहाल जैसे खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। हाँ रिया, मैं ही हूँ, पर तू यहाँ। रिया के चेहरे पर जैसे खामोशी की चादर फैल गई। उसने निगाहें झुका ली और बुदबुदाई, भैया आप यहाँ कैसे? छोड़िए, जो हो गया उसे जाने दीजिए। चलिए, मैं किसी और लड़की को बुला देती हूँ, मुझसे नहीं होगा ये काम आज। निहाल की आवाज़ भारी थी। रिया, मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक तू मुझे सब सच नहीं बता देती। तेरे पापा मम्मी, तेरे भाई राकेश, सब ने तुझे बहुत ढूंढा। अखबारों में खबरें दी, पुलिस थानों के चक्कर लगाए। हमें लगा तू मर गई या भाग गई। रिया की पलकों से आंसू झरझर बहने लगे। हाँ भैया, मैं भागी थी लेकिन मंजिल नहीं मिली, बस गिरती चली गई। निहाल ने उसका हाथ पकड़ना चाहा पर रिया ने हाथ पीछे खींच लिया। नहीं भैया, मेरे हाथ अब गंदे हैं, इन पर न जाने कितने अजनबियों की परछाइयाँ हैं। निहाल की आंखें नम थी, पर उसने शांत स्वर में कहा, रिया मुझे सब बता, आखिर तू यहाँ तक कैसे पहुँची? रिया की आवाज़ कांपने लगी, जैसे भीतर से कोई टूटता हुआ सुर निकल रहा हो। आपको याद है निहाल भैया, मैं कॉलेज में थी, कितनी खुश थी, पापा मेरे लिए बड़े सपने देखते थे, मेरी बिटिया डॉक्टर बनेगी, और मम्मी मम्मी तो मुझे गुड़िया कहती थी। वहीं कॉलेज में एक लड़का मिला था, प्रकाश। शुरुआत में बस दोस्त था, नोट्स साझा करते थे, प्रोजेक्ट्स पर साथ काम करते थे, और धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदल गई। उसकी आंखें दूर देखने लगी, जैसे किसी पुराने सपनों की परतें खुल रही हो। प्रकाश बहुत अच्छा लगता था भैया, हमेशा कहता था, रिया तुम मेरी दुनिया हो। जब भी मम्मी पापा किसी रिश्ते की बात करते, मैं बस डर जाती थी। मुझे डर था कि कहीं वो मुझे किसी और से शादी के लिए मजबूर न कर दे। निहाल ध्यान से सुन रहा था। रिया ने आगे कहा, मैंने प्रकाश से कहा कि मम्मी पापा कभी नहीं मानेंगे। उसने मुझे भरोसा दिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता रिया। अगर दुनिया खिलाफ हो जाए तब भी तुम्हें लेकर भाग जाऊंगा। मुझे उस पर भरोसा था, और एक दिन जब पापा ने मेरी शादी की बात पक्की कर दी, मैं घर छोड़ आई। प्रकाश मुझे स्टेशन पर मिला। उसने कहा, मेरे दोस्त के पास चलो वाराणसी, वहाँ नौकरी मिलेगी, शादी भी कर लेंगे। रिया की सांसें तेज हो गई, आवाज़ धीमी पड़ने लगी। मैंने उससे कहा, प्रकाश क्या ये सही है? वो हंसकर बोला, रिया अब तुम मेरी हो, माँ ने भी तुम्हें स्वीकार कर लिया है, बस पापा मान जाएंगे कुछ वक्त में। और उसने मुझे अपनी माँ के दिए कंगन पहनाए। ये मेरी माँ का आशीर्वाद है रिया, उसने कहा था। रिया ने गहरी सांस ली। वही कंगन आज भी मेरे पास है, लेकिन अब वो आशीर्वाद नहीं, दाग बन चुके हैं। वह आगे
बताने लगी, हम वाराणसी पहुँचे। पहले 2 दिन उसके दोस्त के घर रहे। फिर प्रकाश ने कहा कि नौकरी मिल गई और मैं निश्चिंत होकर वहीं रुकी रही। 5वें दिन उस दोस्त ने कहा, भाभी प्रकाश ने बुलाया है, आप तैयार हो जाइए। मैं खुश हो गई, सोचा शायद अब हमारी शादी होगी। लेकिन जब पहुंची तो सब बदल चुका था। वहाँ एक औरत थी, 40-45 की, भारी गहनों में तीखे चेहरे वाली। प्रकाश ने कहा, रिया ये मेरी कंपनी की मालकिन है। और फिर वो मुझे वहीं छोड़कर चला गया। निहाल की आंखें फैल गई। उसके बाद रिया बोली, उसके बाद वो कभी लौटा ही नहीं। रात ढलते ही सब समझ आ गया। वो औरत जिसे सब आंटी कहते थे, उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया। कुछ घंटों बाद 2 आदमी आए। मैंने बहुत रोया, बहुत चिल्लाई, पर किसी ने नहीं सुना। उसकी आवाज़ टूट गई। भैया, उन्होंने मुझे नशा दिया और मेरी ज़िंदगी की पहली रात मुझे अपनी नहीं रहने दी। जब होश आया तो शरीर दर्द से भरा था और आत्मा मर चुकी थी। निहाल की आंखों से आंसू बह निकले। तू भागी क्यों नहीं रिया? भागने की कोशिश की थी भैया, 2 बार, लेकिन पकड़ ली गई। फिर भूखा रखा गया, मारा गया। जब समझ गई कि इस नर्क से कोई निकल नहीं सकता तो मैंने चुपचाप मान लिया। वह धीमे स्वर में बोली, धीरे धीरे सब सिखा दिया गया। कैसे मुस्कुराना है, कैसे ग्राहकों से बात करनी है, कैसे अपनी तकलीफ छिपानी है। पहली बार किसी के साथ कमरे में गई थी तो लगा मर जाऊंगी, लेकिन जब जिंदा रही तो समझ आ गया अब यही जिंदगी है। निहाल सिर झुकाकर बैठ गया। रिया बोली, कुछ महीने बाद पता चला कि मुझे मुंबई भेजा जा रहा है। आंटी बोली, बड़ी जगह है, बड़े लोग मिलेंगे, पैसा भी बड़ा। मैं हंस दी। अब क्या फ़र्क पड़ता था, बस चली गई। तब से यहीं हूँ। उसने निहाल की ओर देखा। भैया, शुरुआत में बहुत डरती थी। हर आदमी के साथ लगता जैसे आत्मा का एक हिस्सा छूट गया, लेकिन धीरे धीरे आदत बन गई। अब डर नहीं लगता, बस झंझनाहट होती है जब कोई कहता है कितना लोगी। उसने सुखी हंसी। हम औरतें भी क्या अजीब है ना भैया, कभी किसी एक के प्यार में खुद को मिटा देती हैं और फिर 100 अजनबियों के हाथों में बिकती हैं। निहाल ने कुछ कहना चाहा पर गला भर आया। रिया ने कहा, अब तो ग्राहकों से भी दोस्ती हो जाती है कभी कभी। कुछ ऐसे भी है जो बस बातें करते हैं, छूते नहीं। कहते हैं तुमसे अब भी सच्चाई है रिया, लेकिन सच्चाई अब कहाँ बची। इतना कहकर रिया चुप हो गई। कमरे में बस खामोशी थी। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। निहाल ने धीरे से पूछा, रिया क्या तू अब भी वहाँ से निकलना चाहती है? रिया ने एक लंबी सांस ली। चाहती हूँ भैया, लेकिन कहाँ जाऊँ? कौन अपनाएगा मुझे? मम्मी पापा मुझे देखकर मर जाएंगे, राकेश भाई मुंह नहीं दिखा पाएंगे, और समाज, वो तो सिर्फ उंगलियां उठाएगा। अब तो यही मेरा घर है, यही मेरी दुनिया। निहाल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, रिया, पापा किसी का जन्म नहीं होता, हालात बनाते हैं। तू बुरी नहीं है, हालात बुरे थे। रिया की आंखें छलक उठी। भैया, अगर ये बात दुनिया समझ जाती तो शायद मैं आज भी किसी मंदिर में आरती गा रही होती, किसी अजनबी के बिस्तर पर नहीं। कमरे में सन्नाटा था। बाहर सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से भीतर झांक रही थी। रिया कुर्सी पर बैठी थी, सिर झुका हुआ, और हाथों में वही पुराना कंगन थामे हुए थी। वही दागी कंगन जो कभी उसके प्रेम के निशानी थे और अब उसके जीवन की विडंबना। निहाल कुछ देर तक उसे देखता रहा। वह धीरे से बोला, रिया, तेरे पापा ने तुझे हमेशा नाजों से पाला था। अगर वे जान लें कि तू जिंदा है तो शायद तेरे लौटने की उम्मीद अब भी बाकी हो। रिया ने सिर उठाया, आंखें सुर्ख थी। नहीं भैया, अब नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वे सब मर जाएं। मेरे नाम के साथ अब जो जुड़ गया है उसे मिटाया नहीं जा सकता। निहाल ने कहा, पर इंसान का अतीत उसके भविष्य को तय नहीं करता रिया। रिया ने हल्की मुस्कान दी। शायद सही कह रहे हैं आप, लेकिन कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि उनसे लहू नहीं, शर्म टपकती है। कमरे में कुछ देर तक खामोशी छाई रही। बाहर सूरज थोड़ा ऊपर आ चुका था। निहाल ने उठकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। रिया, मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये आखिरी बार नहीं होगा जब हम मिले। रिया ने पीछे से पुकारा, भैया। निहाल मुड़ा।
कृपया घर पे मत बताना। उन्हें जीने दो, ये सोचकर कि उनकी रिया मर गई। निहाल ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर झुकाकर चला गया। उसके जाने के बाद रिया लंबे समय तक खिड़की के पास बैठी रही। सड़क पर भीड़ बढ़ चुकी थी। कुछ औरतें सब्जी लेकर लौट रही थी, कुछ बच्चे स्कूल के लिए दौड़ रहे थे। रिया को लगा जैसे सबकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, सिर्फ उसकी नहीं। उस रात वह कमरे में अकेली थी, कोई ग्राहक नहीं आया। वह चुपचाप अपनी डायरी में कुछ लिखने लगी। माँ, तुमने कहा था कि हर औरत के भीतर एक देवी होती है, पर अब लगता है कि मैं उस देवी को खो चुकी हूँ। अगर भगवान है तो शायद वे भी मुझसे मुंह फेर चुके होंगे। लिखते लिखते उसकी आंखों में आंसू टपक पड़े। अगले दिन आंटी कमरे में आई। क्या बात है मुन्नी, आजकल ग्राहकों से बात नहीं करती? चेहरा उतर गया है। देख, तू अगर ऐसे उदास रही तो धंधा ठप हो जाएगा। रिया ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी, वही नकली मुस्कान जो अब उसकी पहचान बन चुकी थी। आंटी ने कहा, शाम को एक पार्टी है, बड़े लोग आएंगे, तैयार रहना। रिया ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा था। निहाल की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। इंसान का अतीत उसके भविष्य को तय नहीं करता। उसके भीतर कहीं एक छोटी सी लौ जल उठी थी। शाम हुई। रिया को एक होटल में भेजा गया। महंगा होटल, चमचमाती लाइटें, शराब की गंध और शोरगुल में खोए चेहरे। रिया ने खुद को संभाला और भीड़ में घुल गई। वह बार के पास बैठी थी कि तभी किसी ने धीरे से कहा, रिया। वह पलटी। सामने निहाल था। रिया चौंक गई। भैया आप? निहाल ने कहा, मैं जानता था कि तू यहाँ होगी। मैंने पुलिस के एक दोस्त से बात की है। रिया का दिल धड़क उठा। पुलिस? भैया प्लीज़ नहीं, अगर आंटी को पता चला तो वो मुझे मार डालेगी। निहाल ने शांत स्वर में कहा, रिया डर मत, मैंने सब सोचा है। यह जगह आज रेड होने वाली थी, लेकिन तू डरना मत, तेरे लिए नया रास्ता तैयार है। रिया हड़बड़ा गई। नया रास्ता? हाँ, निहाल बोला, एक संस्था है जो तुम्हारी जैसी लड़कियों को बचाकर उन्हें नई जिंदगी देती है। मैंने उनसे बात की है, बस तू हिम्मत रख। रिया के होंठ कांप गए। पर भैया, अगर उन्होंने मुझे नहीं अपनाया तो? निहाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनाना इंसानियत का काम है और तू अब भी इंसान है रिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही घड़ी ने 10 बजाए, होटल के बाहर सायरन गूंज उठा। पुलिस की रेड पड़ी, लोग भागने लगे। रिया सन्न रह गई। निहाल ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चल मेरे साथ। वह कांपते हुए बोली, भैया मैं डर रही हूँ। डर मत रिया, अब कुछ बुरा नहीं होगा, निहाल ने दृढ़ स्वर में कहा। कुछ देर बाद सब खत्म हो गया। पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा, लेकिन निहाल ने पहले ही से ये सब तय कर रखा था। रिया को चुपचाप वहां से निकालकर एक एनजीओ के शेल्टर होम में पहुंचा दिया गया। वहां दीवारों पर रंगीन पेंटिंग्स थी और कोने में हरे पौधे। माहौल अजनबी था, लेकिन डराने वाला नहीं। एक महिला आई, सादे कपड़ों में, चेहरे पर शांति। रिया, मैं सविता हूँ। यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम्हें अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी चाहिए। रिया फूट फूट कर रो पड़ी। क्या मुझे सच में दूसरा मौका मिल सकता है? सविता ने मुस्कुराकर कहा, हर औरत को हक है नया सवेरा देखने का। रिया। दिन बीतने लगे। रिया अब धीरे धीरे बदलने लगी। वह एनजीओ में आने वाली छोटी बच्चियों को पढ़ाने लगी, जो सड़क से उठाई गई थी। कभी कभी किसी बच्चे की आंखों में डर देखकर उसे अपना अतीत याद आ जाता, पर अब वह कमजोर नहीं पड़ती थी। रात को जब अकेली होती तो आईने में खुद से कहती, हाँ तू वही रिया है, लेकिन अब तू गिरी हुई नहीं, उठी हुई रिया है। एक दिन सविता ने कहा, रिया, हमें एक कार्यक्रम में जाना है जहाँ बचाई गई लड़कियों की कहानी लोगों के सामने रखनी है। क्या तू बोलेगी वहाँ? रिया का दिल धड़क गया। मैं? नहीं दीदी, मैं नहीं बोल सकती। लोग क्या सोचेंगे? सविता ने उसका हाथ थामा। लोग वही सुनेंगे जो सच है। तू अपने सच को शर्म नहीं ताकत बना। रिया ने पहली बार खुद पर विश्वास किया। कार्यक्रम का दिन आया। मंच पर कई लोग बैठे थे, पत्रकार, अधिकारी, समाज सेवी। रिया घबराई हुई थी, पर जैसे ही उसने माइक्रोफोन पकड़ा, उसे अपने भीतर की सारी घुटन फूटती हुई महसूस हुई।
उसने कहा, मेरा नाम रिया है। लोग मुझे कभी मुन्नी कहते थे। मेरा अतीत दागदार है, लेकिन मेरी आत्मा अब भी साफ है। मुझे बेचा गया, रोंदा गया, अपमानित किया गया, लेकिन आज मैं यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि मैंने खुद को माफ़ कर दिया है। पूरा हॉल खामोश था। रिया आगे बोली, हम जैसी लड़कियां समाज की गलती नहीं, उसकी जिम्मेदारी हैं। अगर हर कोई एक साथ हाथ बढ़ाए तो कोई और रिया, कोई और मुन्नी इस नरक में नहीं गिरेगी। लोगों की आंखों में आंसू थे। ताली की आवाज़ गूंज उठी। निहाल पीछे बैठा था। उसकी आंखें भर आई। वह सोच रहा था, जिस रिया को मैंने उस रात टूटा हुआ देखा था, आज वही रिया कितनों की उम्मीद बन गई है। कई महीने बीत गए। रिया अब एनजीओ में स्थायी तौर पर काम करने लगी थी। वह नई लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना सिखाती, सिलाई, मेकअप, पढ़ाई। एक दिन वह आंगन में बैठी थी कि दरवाजे पर किसी के आने की आवाज़ आई। रिया ने सिर उठाया। सामने राकेश भाई थे। रिया के होंठ कांप उठे। भैया। राकेश ने उसकी ओर देखा, आंखें नम थी। रिया, तू जिंदा है? हमें लगा तू चली गई। मम्मी रोज तेरी तस्वीर के आगे दिया जलाती थी। पापा ने तो बोलना तक छोड़ दिया था। रिया फूट पड़ी। भैया, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो। राकेश ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। तू लौट आई, बस यही काफ़ी है। घर तेरे बिना सूना था। रिया की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अब वे दर्द के नहीं, राहत के थे। कुछ दिन बाद वह अपने घर गई। दरवाजे पर कदम रखते ही माँ रो पड़ी। रिया, मेरी बेटी। पिता ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, देर लगी पर तू लौटी तो सही। उस दिन रिया ने मन ही मन में सोचा, शायद भगवान ने मेरी सजा पूरी कर दी है। अब बारी मेरी है दूसरों को बचाने की। अब रिया का हर दिन एक नए मकसद के साथ गुजरता था। वह सैकड़ों लड़कियों की कहानी सुनती है, उन्हें नया जीवन देती है। कभी कभी वह अपने कमरे में जाकर वही पुराना कंगन निकालती है, जिसे अब वह दागी नहीं, जागी कंगन कहती है। वह मुस्कुराती है और कहती है, शायद ये दाग ही मेरी पहचान थी, जिन्होंने मुझे इंसान बनाया। हर गिरी हुई औरत वैश्या नहीं होती। कभी कभी हालात उसे वहाँ ले जाते हैं जहाँ से लौटना मुश्किल होता है, लेकिन लौटना नामुमकिन नहीं। बस किसी को उसका हाथ थामना होता है, जैसे निहाल ने रिया का थामा था।